तो असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं, मोदी योगी पर वार करते हैं, तो उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से ही मुसलमानों को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं और AIMIM की ओर से प्रवक्ता वारिस पठान जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। वारिस पठान जी, अकबरुद्दीन ओवैसी जी का मैं एक बयान अभी थोड़ी देर पहले सुन रही थी। उन्होंने कहा जितना हक इस मुल्क पर मोदी का है उतना हक मेरा है। कोई गलत बात नहीं, सही कहा उन्होंने। वो इस मुल्क के मालिक नहीं, हम इस मुल्क में गुलाम नहीं। कौन गुलाम बना रहा है आपको? देखिए मैडम, आप पूरी तरह से जरा स्पीच सुन ले तो बहुत अच्छा है जी। मैं पूरी सुनने संविधान आप पहला पढ़ लो थोड़ा सा। संविधान में राइट टू इक्वालिटी है। मैं और मोदी दोनों इक्वल है। जितना अधिकार इस देश में नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार इस देश में वारिस पठान का है, उतना ही अधिकार मीनाक्षी मैडम का है और प्रेम शुक्ला का भी उतना अधिकार है। तो क्या गलत कहा? अब आपको ये सारी स्पीचेस तो दिख गए मैडम, लेकिन आपसे मुझे एक थोड़ा क्वेश्चन सवाल करना है कि आपने जो 17, 18, 19 तारीख को हरिद्वार में जेनोसाइडल सुमिट हुआ था, हेट स्पीच का सुमिट हुआ था, उसकी कोई वीडियो आपने कभी दिखाई क्या 2-3 दिन से आपके चैनल के ऊपर, जो इतना बवाल मचा हुआ है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था, जो ऑर्गेनाइजर था यति नरसिंहानंद, जिसने पहले तो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद में भाजपा के ही जो मंत्री है लेडीज हमारी, उनके बारे में ऐसे शब्द यूज किए जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। उसने वहां बयान दिया। काफी हिंदू महासभा के लोग आए थे, बीजेपी RSS के एफिलिएटेड वहां पर लोग थे। सबने वहां पर तकरीर में एक चीज का, एक साध्वी ने यह कहा कि हमको 100 आदमी की एक फौज तैयार करनी चाहिए। आपने तो 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे, 20 लाख लोगों का कत्ल कर दे। सवाल जरा कंप्लीट नहीं हुआ मैडम, 10 सेकंड देंगे आपके टीवी का मैं बड़ा आभार मानूंगा। वो पूरी बात फिर आप कीजिए, क्योंकि आपने इंडिया टीवी को लेकर सवाल पूछा, इससे मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने चैनल के बारे में अपनी राय रखूं। और अगर आपने वो खबर इंडिया टीवी पर नहीं देखी तो मैं आपको वो क्लिप भिजवा देती हूं, जहां पे ना सिर्फ हमने खबर दिखाई, हमने इसका खंडन भी किया। कल आप मेरे साथ डिबेट में बैठे हुए थे, मैंने खुद पुरजोर तरीके से इस बात का खंडन किया। ये अधर्म है, ये अधर्म नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं किया। वारिस पठान जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। सुनिए सुनिए सुनिए, वहां पर यह कॉल दिया गया कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो। आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं। या पढ़ाई की बात करते हैं मोदी जी और वहां पर लोग बोलते हैं कि कलम छोड़ दो, बच्चों को तलवार उठाओ और जाके मुसलमानों का नरसंहार कर दो। एक ने कहा कि हम इस वक्त हरिद्वार में मुसलमानों और क्रिश्चियनों को उनके त्यौहार नहीं बनाने देंगे। यानी उस 20 घंटे में जो ये सभा हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई। कॉल फॉर जेनोसाइड दिया गया। न रामायण, महाभारत, गीता, किसी का ज्ञान नहीं दिया गया, सिर्फ ज्ञान एक ही चीज का दिया गया। तो ऐसे लोगों को क्या सलाखों के पीछे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमने कहा कि भाजपा की सरकार या दूसरे स्टेट्स है वहां पर तो उठा के लोगों को डाल देती है। CAA NRC का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे UAPA लगा दिया। काफी आप ही पत्रकारिता की जगह के जो जर्नलिस्ट है उन पे UAPA लगा दिया। तो यहाँ पर जो हेट मॉन्गर्स हैं ये लोग, इनके खिलाफ UAPA क्यों नहीं? और आपको जानकर बहुत बड़ी यकीन है, मुझे आपको तकलीफ भी होगी शायद अगर आपको पता होगा तो, एक FIR रजिस्टर हुआ है उत्तराखंड में। हमारी MIM पार्टी ने जाके तो नाम भी दिए थे कि आप इन पे FIR करो, मगर FIR रजिस्टर हुआ अदर्स पे क्यों हुआ? जबकि इतने सारे लोगों की वीडियो वायरल है, पूरे सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है मैडम, कि इस इंसान ने ये बात कही थी, इसने हेट फैला था, इसने वायलेंस की बात की, इसने हेट्रेट की बात की थी। सब कुछ सोशल मीडिया पे, सब कुछ उत्तराखंड पुलिस के पास है। तो फिर आगे अदर्स क्यों किया? हाँ, एक का नाम डाल दिया जो नया अभी हिंदू बना हुआ है, वो त्यागी, वसीम त्यागी, उसके नाम से खाली डाल दिया, बाकी कुछ नहीं। तो क्या इस देश में संविधान को मानने वाले आप हम सब लोग हैं? तो संविधान इस बात की इजाजत देता है कि खुलेआम आप ये कहो कि जाओ मुसलमानों का नरसंहार कर दो? और सुनिए मैडम, जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था हेट स्पीचेस से। क्वांटा में भी जो जेनोसाइड हुआ था वो ऐसी तरह की हेट स्पीचेस दी गई थी। उसके बाद में इन लोगों ने, हेट मॉन्गर्स ने जाके लोगों का कत्लेआम कर दिया था। हेट मॉन्गर, ठीक है। वारिस जी, आपने सवाल पूछा, प्रेम शुक्ला जी जवाब दें कि हेट मॉन्गर कौन है? जी देखिए, हेट मॉन्गर वो भी हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए। हेट मॉन्गर वो भी हैं जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को निपटा देने का दावा करते हैं। हेट मॉन्गर वो भी हैं जो कहते हैं कि योगी जब मठ में चले जाएंगे और आदरणीय मोदी जी जब पहाड़ पे चले जाएंगे
तो तुम्हारा क्या होगा। हेट मॉन्गर वो भी हैं जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर का अपमान करते हैं। लेकिन आप जो हैं, एक जन ने मान लीजिए यति नरसिंहानंद ने अगर कोई आपत्तिजनक बात की, तो क्या वैसे भी आपत्तिजनक बात करने की उनको छूट मिल जाती है। याकूब मेमन ने बम फोड़ा, उसके कारण 250 से अधिक हिंदू मर गए, तो क्या हमको भी अधिकार हो जाता है कि वारिस पठान के यहां बम लगा दूं? मैं नहीं लगा सकता ना, क्योंकि आप जो है हिंसा, यह संविधान किसी भी तरह की हिंसा की प्रेरणा देना, किसी तरह की हिंसक गतिविधियों में सम्मिलित होना, किसी को हिंसा के लिए उकसाना, किसी प्रकार की सांप्रदायिक बात करना, वो चाहे हिंदू के विरुद्ध हो रही हो, चाहे मुस्लिम के विरुद्ध हो रही हो, चाहे सिख के विरुद्ध हो रही हो, चाहे बौद्ध के विरुद्ध हो रही हो, जैन के विरुद्ध हो रही हो, मानव मात्र के विरुद्ध हिंसा के लिए लोगों को ललकारना यह अपराध है। और उत्तराखंड के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है, उसकी जांच होगी, जांच होकर जो कोई दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन चूंकि उत्तराखंड में कुछ लोगों ने धर्म संसद में आपत्तिजनक बातें कर ली है, इसलिए ओवैसी बंधुओं को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देकर समग्र हिंदू समाज को देख लेने की धमकी देने का अधिकार नहीं यह संविधान दे सकता। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी को भाग्य लक्ष्मी के अपमान का अधिकार नहीं दे सकता। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी को 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। यदि यति नरसिंहानंद के खिलाफ यूएपीए लग सकता है, तो ओवैसी जो है वो कोई खुदा के बेटे नहीं है कि उन पर जो है कोई यूएपीए के तहत मामला नहीं दर्ज हो सकता। ये सबके लिए कानून सबके लिए समान है। अपराध कोई भी करे उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया के अनुकूल कार्रवाई होना, यह सबके लिए समान होना आवश्यक है। यह संविधान इसी बात की तस्दीक करता है। अब जवाब ले लेते हैं वारिस पठान जी। देखिए, जो बात आपने कही कि किसी ने ना कंडेम किया, सबने साथ दिया, तो यहाँ पर प्रेम शुक्ला ने कहा कि हेट मॉन्गर चाहे इधर का हो या उधर का हो, कंडेम दोनों को करना चाहिए। अब आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला साहब को बताना चाहूंगा, और शायद उनको नहीं पता, ये जो स्पीच थी कानपुर की जिसका आप उल्लेख कर रहे हो, 12 दिसंबर को दी गई थी। मैं भी था वहां पर, स्टेज के ऊपर मौजूद था। और ये जो संवाद हुआ है 17, 18, 19 को हुआ है, संवाद पे जब हमने आपत्ति जताई कि इन पे केस होना चाहिए, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए नेशन के माइंड को इन्होंने उस स्पीच को दिखाया। पहले तो भाजपा के ट्रोल्स ने इसको एडिट करके दिखाया। जब हमने कहा कि ये जो 45 मिनट की स्पीच है, इसको आप सिर्फ 45 सेकंड वाली दिखा रहे हो, ये गलत है, आप दिखाइए पूरी स्पीच। जब दिखाए सब चुप बैठ गए। वहां तो ना हेट का कोई कॉल है, ना इंसाइटमेंट टू वायलेंस का कोई कॉल है, ना हेटरेट का कॉल है। वहां पर सिर्फ ये बताया गया था कि देखिए, हमको यकीन है अल्लाह सुब्हानहू तआला पे, अगर इंसान किसी पे जुल्म करता है तो प्रेम शुक्ला आप हो या मैं हो या मैडम हो, बोल देते ना इसका अजर ऊपर वाला देखेगा, हम कुछ मत करो, अल्लाह देखेगा। हमने यही कहा कि अल्लाह जो है वो ऑपरेसर जो जुल्म किया जा रहा है उसका अल्लाह देखेगा। क्या गलत किया? और हमने क्यों कहा हिंदू मुसलमान नाम कहीं भी नहीं लिया। ये कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा मैडम कि किस तरह से एक लड़का अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके जा रहा था, उसको पुलिस डंडे से मार रही थी, वो बोल रहा था मत मारो, मेरी गोद में बच्चा है, उसको लग जाएगा। एक बूढ़े बुजुर्ग को दाढ़ी नोच नोच के मारा जा रहा था, एक ऑटो में जा रहा था, उसको पकड़ के मारा था। तो हमने कहा कि जो पुलिस की जो बर्बरता है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, एट्रोसिटीज जो पुलिस कर रही है, इसका अल्लाह देखेगा, ऊपर वाला देखेगा। तो क्या गलत किया? और अगर ये कहना कि आगे अच्छे दिन आएंगे, अरे आप में हम सब चाहते हैं कि हमारे अच्छे दिन आए, लोगों के अच्छे दिन आए, तो कोई गलत बात है? ये हेट हो गया, ये हेट स्पीच हो गया। अरे आप इंग्रेडिएंट ऑफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस बता दीजिए मुझे क्या है, हेट वायलेंस बता दीजिए क्या है। मैं आपको बताता हूं इंग्रेडिएंट ऑफ इंसाइटमेंट और हेट क्या है, कि उठाओ तलवार कत्ल करो मुसलमानों का, ये हेट और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। मैं आपको बताता हूं कि जाओ, हम मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को हरिद्वार में क्रिसमस का त्योहार नहीं बनाने देंगे, ये है हेट और संविधान के अगेंस्ट वाली बात है। मैं आपको बताता हूं हेट और वायलेंस क्या है, कि हमको इस देश से मुसलमानों को खत्म कर देना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये हेट है, ये नरसंहार की बात है, और ये हेट स्पीच में आता है जिसपे यूएपीए कानून लगना चाहिए। मैडम, ये जेनोसाइड का अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये इंग्रेडिएंट्स में आते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, देखिए सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, पुलिस आपकी है। अगर आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी मंच से
इस तरीके की हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिमों को बार बार एक होने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तुम लोगों को अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। अगर ये सब आपको लगता है कि एक तरीके के प्रोवोकेशन है तो आप कानूनी कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई, देखिए हमारे पास जो है इस देश में कानूनी सुरक्षा एजेंसियां हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनके वीडियो की पड़ताल करके उसमें से उनके भड़काऊ भाषण के जो तथ्य हैं उन तथ्यों का की जांच करके उसके अनुकूल कार्रवाई करेंगी। अब यह तो तय जो AIMIM के चीफ वो उनकी स्पीच में हेट मॉन्गरिंग है या नहीं है ये उनके प्रवक्ता वारिस पठान नहीं तय कर सकते हैं। यह तय करने का दायित्व उस सूबे की पुलिस का है, उस सूबे की एजेंसियों का है। और जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो पुलिस वह कार्रवाई करके अदालत में उसकी सुनवाई होगी और अदालत यह तय करेगी कि इसमें जो है तथ्य है या नहीं है। अब यह तय करने का काम भी अगर AIMIM ने खुद ले लिया कि हम जो है वकील और जज सारे हम ही हो जाएंगे, यह व्यवस्था इस लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं से भी मौजूद नहीं है। यह प्रेम शुक्ला जी, मैं क्यों आपको ये बात कह रही हूँ कि हर बार जब भी असदुद्दीन ओवैसी कोई बयान देते हैं उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम सारे प्रवक्ता उसकी आलोचना करते हैं और कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि भड़काऊ देने वाले बयानों पर आप केवल निंदा करते हैं और कोई पुलिसिया एक्शन नहीं होता है, इसलिए एक शक पैदा होता है और इसलिए आपके विरोधी समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, कांग्रेस हो, ये आरोप लगाते हैं कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ये AIMIM बीजेपी की ही बी पार्टी है, इसलिए आप केवल निंदा कहकर रह जाते हैं। वो जितना यहाँ भड़काऊ बयान देंगे उतना पोलराइजेशन होगा, उतना चुनावी फायदा होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 1990 के दशक में जब आजम खां कहते थे कि मां भारती डायन है और उसके खिलाफ कार्रवाइयां होती थी, भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, तब कांग्रेस के लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एक ऐसा भी जमाना था जब सुश्री मायावती को एक महिला होने के नाते एक पहली दलित महिला को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और कालांतर में बसपा ने अपनी राह अलग चुन ली और बसपा के बहुत सारे नेता जो है वो सवर्णों के विरुद्ध बोलते थे और तब भारतीय जनता पार्टी उनकी निंदा करती थी। तब भी लोग कहते थे कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। AIMIM ने आज तक वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई साम्य है क्या? लेकिन कांग्रेस के साथ इनका साम्य है, सपा के साथ इनका साम्य है, मुस्लिम लीग के साथ इनका साम्य है, जनता दल के साथ इनका साम्य है। और इन्होंने कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार को समर्थन दिया था, इन्होंने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था, इन्होंने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की रेड्डी सरकार को समर्थन दिया था। तो ये लगातार कांग्रेस को समर्थन देते आए हैं। अगर हमारी बी टीम है तो कांग्रेस को समर्थन देने कैसे चली जाती है? और इनके भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर बयान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को अदालत के दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है कांग्रेस के राज में? इसलिए खटखटाना पड़ता है कि ऐसी शक्तियों को सतत संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी भी नफरत फैलाने वाली संस्था को कभी भी संरक्षण नहीं दिया। ठीक है, लेकिन वारिस पठान जी फिर आप एक बात बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी उन इलाकों में ही क्यों जाते हैं जो इलाके समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं? देखिए आज वो फिरोजाबाद में है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। असदुद्दीन ओवैसी मेरठ गए, सहारनपुर गए, मुजफ्फरनगर गए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ही समाजवादी पार्टी आज तक जीत दर्ज करती आई है और आप उन्हीं के इस वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये शक पैदा होता है कि ऐसा तो नहीं आपकी और बीजेपी में कोई सेटिंग हो गई है। नहीं मैडम, देखिए आपकी गलतफहमी है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज बनेंगे, उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे। अब रहा सवाल बी टीम का, तो मैं पूछना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ था, सबके पास है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, जिसमें मोहन भगवत साहब के साथ बैठे हुए मुलायम सिंह यादव। तो कौन किसकी बी टीम है? अगर सोच लीजिए मैडम, अगर उस फोटो में
दूर दूर भी कहीं अगर उस फ्रेम में असद ओवैसी साहब दिख जाते तो आज तक बवाल मच जाता कि ये बी टीम है सी टीम है। हालांकि असल में देखने जाए तो इनकी बी टीम यही है और कुछ अंदर खिचड़ी भी पक रही है। ये इनको पता है सब गंदा है पर धंधा है। ये मैडम याद रखिए, ये बीजेपी और समाजवादी तीन कांग्रेस एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कांग्रेस एक तरफ, समाजवादी और एसपी और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसी में कमी नहीं है। हम जा रहे हैं वहां पे मुस्लिमों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, हम जा रहे हैं हमारी हक की लड़ाई लड़ने, हम जा रहे। चलिए मैं प्रेम शुक्ला साहब से एक सवाल करता हूं। प्रेम शुक्ला साहब, आप बताइए मुझे, 5 साल योगी वहां के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, सिवाय नामकरण के, नाम बदलने के, उन्होंने क्या काम किया विकास के लिए वहां पर? दूसरा, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी उन्होंने जो इस्तेमाल किया, उसका नतीजा आपने हमने सबने देखा कि किस तरह से लखीमपुर में आप ही के मंत्री का MOS अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा दिन दहाड़े थार की गाड़ी लेके चला जाता है, पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को कुचल डालता है। SIT का रिपोर्ट आता है कि कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, घर में बैठ के गाड़ी है अजय मिश्रा के नाम पे, मगर उसके खिलाफ क्या हुआ? अजय मिश्रा आज भी मोदी साहब के साथ वो बैठा हुआ है, उसको तो निकाला नहीं आपने। क्यों? कि आप ब्राह्मण वोटों को मिस नहीं करना चाहते, आप अपर कास्ट वोट्स का अपना खराबा नहीं करना चाहते, इसलिए आप भले लोगों को न्याय मिले नहीं मिले लेकिन अपनी राजनीति चलना चाहिए, ये आपका मुद्दा रहा है। आप मुझे बताइए, जो वेव में सेकंड वेव में जो इतने सारे लोगों की जाने चले गए, मोदी जी गए उनके घर पे? जवाब ले लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट चाहते हैं, आप बहुसंख्यकों का वोट चाहते हैं, बीच में समाजवादी पार्टी के वोट तो बढ़ गए। जी देखिए, हम तो सबका वोट चाहते हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमने कभी नहीं कहा कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमको मुसलमानों के वोट भी चाहिए। अब ये यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, जाट, इसमें जातियों को बांट रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ वारिस पठान से कि आप जो है, चूंकि ओवैसी साहब शिया हैं, तो सिर्फ शिया लोगों का कितना वोट है, बोहरियों का कितना वोट है, जिक्रियों का कितना वोट है, बहाइयों का कितना वोट है, अहमदियों का कितना वोट है, इस्माइली खोजा का कितना वोट है? अब मुसलमानों को क्या हम इस तरह से बांटे पंथों में कि मुसलमानों के बहुत सारे पंथ हैं? अब उस पर भी जो है, अब अगर आप हिंदुओं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, यादव, कुर्मी इस तरह से अगर आप बांट रहे हैं, तो भाई मुसलमानों को भी इसी तरह से बांटिए कि सुन्नी है, देवबंदी है, वहाबी है, शिया है, खोजा है, जिक्री है, बहाई है, अहमदिया है। आप बताइए इसमें अब कौन से पंथ के हैं साहब वारिस पठान साहब? आप देवबंदी है कि सुन्नी है? सिर्फ देवबंदियों का कितना प्रतिशत है ये भी बता दीजिए। अच्छा, वारिस पठान जी से हम जवाब ले लेते हैं। वारिस पठान जी, अच्छा एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि ये एक वोट पॉलिटिक्स है और समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं। AIMIM इस चुनाव में जा रही है, कितनी सीट लेकर आ जाएगी कि वो बीजेपी को हरा देगी? मुझे आप ये बताएं। आप सरकार बना लेंगे उत्तर प्रदेश में? मैडम, हम चाहे 100 पे भी लड़ सकते हैं, 200 पे भी लड़ सकते हैं, 400 पे भी लड़ सकते हैं। सीट नहीं, 2 सीट से अगर बीजेपी 350 से जा सकती है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको भी पता है, हमको भी यकीन है, उम्मीद है कि हम भी इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, अगर देखना ये कि हम पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं, लेकर आएगी कि वो बीजेपी को हरा पहले बोल रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री तो अभी नहीं बनता दिखाई दे रहा है, आपको किसी ना किसी पार्टी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो बीजेपी तो मैं नहीं मानकर चल रही हूं, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? भाई आप तो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे ना, या बन जाएगा? देखिए, हमको सुनिए, हमने पहले दिन से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी मंशा एक उसमें क्लियर ये भी है कि हम भाजपा को हराएंगे, और हम इस वक्त देख लेंगे कि योगी उत्तर प्रदेश का CM ना बन पाए। इसलिए जो भी पार्टी को आना है हमारे साथ आए, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर लड़े और योगी को वहां से हराए। और मुझे एक चीज यकीन है कि हम इस मर्तबा योगी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे, हम हराएंगे उनको। अब कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, कितने पे हम जीतेंगे, ये तो वक्त तय करेगा, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। मैडम, मेरा सवाल है, समाजवादी के तो कौन पे नहीं है, पर उनसे भी मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि इतने वर्षों से आपने मुसलमानों के वोट लिए। नहीं सर, देखिए, हमारे बिना सत्ता नहीं बनेगी। हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, MIM के बिना जाएंगे तो फिर कौन आएंगे? कोई तो चेहरा आएगा।
नहीं, इंशाल्लाह एमआईएम आ सकती है, हमारे बिना सत्ता नहीं बना सकेगा इस मर्तबा वहां पे, ये समाजवादी या कोई भी हो। हम एक मेजर रोल प्ले करने वाले उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अंदर, हम तो वहां पे हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं लोगों को कि जागो, इतने आप 19% मैडम सुनिए, 19% मुसलमान एक 7% वाले यादव को सीएम बना सकता है, तो क्या 19% वाला मुसलमान अपने अंदर से कोई ऐसा नेता तैयार नहीं कर सकता जो डेप्यूटी सीएम बन सके या लीडर बन सके उत्तर प्रदेश का? इतने वर्षों से 19% वालों का वोट लिया ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी वालों ने, मगर क्या मिला मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में? सिर्फ आज भी दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा है। हम चाहते हैं कि गुलामी की जंजीर टूटे, मुसलमान भी आगे बढ़े, सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है उसका वो भी खत्म हो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उसका भी एक मकाम हो, उसको भी घर मिले, उसके भी बच्चे अच्छा एजुकेशन ले। हमारा भी ये मंशा है, वरना क्या जिंदगी भर हम इसी तरह क्या गुलामी करेंगे क्या? और आप डराते रहोगे, अरे इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी, ये डरने घबराने का भी काम नहीं है। अब हमारे कहा कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंसाफ की बात करें, डेवलपमेंट की बीजेपी हो, तीनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई अगर योगी जाएंगे तो कोई ना कोई और तो मुख्यमंत्री बनेगा, और आपने कह दिया योगी के अलावा सब चलेंगे बीजेपी के छोड़ के। बहरहाल प्रेम शुक्ला जी, देखिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से एक और बात कही। उन्होंने कहा बाबा यानी योगी आदित्यनाथ का उन्होंने जिक्र किया, बाबा के दिमाग पर नाम हटाने का बुखार चढ़ा हुआ है, वो फिरोजाबाद नाम है इसलिए बच्चों को बुखार आ गया, वो ये कहेंगे। देखिए वो अब जो है ओवैसी को अपनी मानसिक समस्याएं हैं। देखिए नाम बदलने के लिए विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हुआ, आपने सुना कभी ओवैसी ने विरोध किया? एल्फिंस्टन रोड स्टेशन का नाम प्रभा देवी किया गया, कभी विरोध के स्वर फूटे क्या? त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम किया गया, कोई विरोध हुआ क्या? मद्रास का नाम चेन्नई किया गया, कोई विरोध हुआ क्या? अब उसी तरह से अगर जो है प्रयाग जो प्राचीन नाम है और जिसको आक्रांताओं ने इलाहाबाद कर दिया था, उसका नाम प्रयाग करना क्या गलत है? फैजाबाद जो आक्रांताओं ने फैजाबाद अयोध्या का नाम कर दिया था, अयोध्या प्राचीन है कि फैजाबाद प्राचीन है? कल कोई मक्का का नाम वेटिकन कर दे तो मुसलमान उसको बदलवाएंगे कि नहीं बदलवाएंगे? कल कोई मक्का का नाम वेटिकन करने का अपराध कर दे तो जब भी वहां पर इस्लाम की सत्ता आएगी तो क्या वह मक्का का नाम फिर से वहां से पुनर्प्रस्थापित करेगी कि नहीं करेगी? तो इस तरह से हिंदू आस्थाओं को कलंकित करने के लिए जिन्होंने हिंदुओं के नाम परिवर्तित कर दिए, ऐसे स्थानों पर जो प्राचीन नाम है, जो सांस्कृतिक नाम है, जो उस क्षेत्र को जो है सहस्राब्दियों से जिसका प्रतिनिधित्व करते रहे, उसको फिर से रिस्टोर करना, मुझे लगता है अपनी संस्कृति को पुनर्प्रस्थापित करने का पुनीत कार्य है। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? लीजिए वारिस पठान जी, पुनीत कार्य में आपको आपत्ति क्यों? असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति क्यों? ये विक्टोरिया टर्मिनस ब्रिटिशरों ने नाम रखा था, उसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया। एल्फिंस्टन रोड का नाम ब्रिटिशर ने था, उसका नाम प्रभा देवी किया गया। आप जो प्रयागराज कर दिया, अभी जो दूसरे नामकरण कर रहे हैं, तो मैं प्रेम शुक्ला साहब से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि नामकरण करने से क्या उत्तर प्रदेश में जो लाखों युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाएगा? ये नामकरण करने से जो लाखों हजारों लोगों की हमने जो शवें देखी, हमारे हिंदू भाई बहनों की, जिनको शमशान में लकड़ी नहीं मिलने की वजह से जला दिया गया, जिनकी लाशें गंगा घाट पे तैर रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जो लोग मर गए थे, तो क्या उनके परिवारजनों को उनकी जिंदगी वापस मिल जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो इतनी गरीबी बढ़ गई है, क्योंकि नीति आयोग का रिपोर्ट ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश देश का तीसरा पुअरेस्ट स्टेट है, तो क्या वो गरीबी हट जाएगी? क्या नामकरण करने से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट हाईएस्ट हो गया है वो क्राइम रेट खत्म हो जाएगा? क्या नामकरण करने से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपने पेट्रोल डीजल गैस के हालात मोदी जी के राज में जो बढ़ गए, वो जो आपने सिर्फ एक ही काम बढ़ाया है हिंदुस्तान के अंदर, वो गैस पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ाई है, क्या वो घट जाएगी? तो क्या किया आपने विकास के लिए? आप सिर्फ मंदिर मंदिर करते रहे, मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे आप 2 से लेकर 350 पहुंच गए, रामी के नाम पे आपने ट्रस्ट बना दिया, और राम जी के नाम पे आपने हमारे हिंदू भाई बहनों को धोखा दिया, वहां पे घोटाला कर दिया। आज उसके एतराफ की जमीन आप लोगों ने खरीद ली, हमारे हिंदू भाई बहनों के विश्वास को धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। मेरे भी दोस्त है मैडम, हिंदू भाई बहन, मेरे काफी दोस्त है, मेरे को बोलते वारिस भाई ये क्या कर दिया इन लोगों ने,
हमने तो मंदिर के लिए किया था, पर ये तो आपस में जमीन खरीद के लेकिन एक घोटाला ही कर दिया इन्होंने। तो वारिस आप पठान तो जी, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं मौर्या साहब, आप काशी में जाएंगे तो आपके मुद्दे नहीं बचे, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, नरसंहार के कॉल से ध्यान भटकाने के लिए आप आ गए अब ये मुद्दे पे कि ये लेकिन वारिस पठान जी कि ये आप आगे बढ़, अल्लाहू हम नहीं, हम अकबर करें, भड़काते नहीं, हम जगाते हैं लोगों को। असदुद्दीन ओवैसी अल्लाहू अकबर करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्रेम शुक्ला जी जय श्री राम कर दें, हर हर महादेव कर दें, तो क्या समस्या खड़ी हो जाती है? मैं जवाब ले लेती हूँ पहले प्रेम शुक्ला जी से। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम शुक्ला को जो बोलना है बोले, खाली दूसरे को फोर्स नहीं करे ना। ये लोग तो जय श्री राम के नाम पे मुसलमानों को मार डालते हैं। मीनाक्षी जी मैं बोलूं? अच्छा आप बोलिए। प्रेम शुक्ला जी। मीनाक्षी जी हाँ ठीक है। देखिए इनका तर्क ये था कि विक्टोरिया टर्मिनस का नाम चूंकि अंग्रेजों ने विक्टोरिया टर्मिनस रखा इसलिए परिवर्तित कर दिया। तो साहब मुगल भी यहाँ आक्रांता आए थे। मुगल कोई गंगा जमुना के बीच में जन्म नहीं लिया था ना मुगलों ने। मुगल भी उसी तरह आक्रांता थे जिस तरह से अंग्रेज आक्रांता थे, और उन्होंने भी नामांतरण, नाम परिवर्तन जो है हिंदू संस्कृति पर प्रहार करने के नाम पर किया। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि विकास, बार बार 2 बार इनका प्रश्न आया। वारिस पठान जी आपको पता नहीं है, उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। तेलंगाना में 70 वर्षों में ये कभी नहीं हुआ है। वहां की जीडीपी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी 4.5 वर्षों में 2 गुनी हो गई। उत्तर प्रदेश में जितना तेलंगाना की लंबाई है उतना लंबा जो है सिर्फ एक्सप्रेसवे 687 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 4.5 वर्षों में बन गया। 30 लाख मकान गरीबों को मुफ्त में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिला। 2.5 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिला। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए मिले। 38,000 करोड़ रुपयों का कर्ज माफ पहली ही कैबिनेट बैठक में कर दिया गया। 1,40,000 करोड़ रुपयों का गन्ना भुगतान जो पिछली सरकार की तुलना में 60% ज्यादा है, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। रिकॉर्ड गेहूं, रिकॉर्ड धान की खरीदारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। साथ ही साथ आप कृपा करके पता लगा लीजिए, इलाहाबाद की तुलना में प्रयाग में क्राइम रेट कम है और फैजाबाद की तुलना में अयोध्या में भी क्राइम रेट कम है। आप पता लगा लीजिए, आपको कंपैरेटिव फिगर्स आ जाएंगे। अब वारिस जी देखिए, अगर एक्सप्रेसवे बनेगा ऐसा तो नहीं उसमें केवल हिंदू की गाड़ी जाएगी, मुसलमान की भी गाड़ी जाएगी। अगर गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत दिया जाएगा तो साड़ी वाले को भी उतना ही दिया जाएगा जितना बुर्का वाले को दिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये पूछती हूँ कि बार बार जब भी चुनाव करीब आते हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, तुम लोग अपनी ताकत को याद रखो, इस तरीके की बातें क्यों होती है? विकास तो सबके लिए बराबर होता है। देखिए मैडम, नीति आयोग किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में आता है। नीति आयोग का रिपोर्ट मैंने तो मेरे घर में नहीं बैठ के बनाया हो ना, नीति आयोग रिपोर्ट तो सबके सामने सार्वजनिक है। अगर इतना कुछ काम किया है तो उत्तर प्रदेश पुअर स्टेट में क्यों आ रहा है? गरीब स्टेट 3 दिखाए हिंदुस्तान के अंदर, एक बिहार, नागालैंड और तीसरा उत्तर प्रदेश। क्यों इतना वहां पे गरीबी है? अब आपने क्राइम की बात किया तो मैं उस पर बोलना चाहता हूं, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब वहीं पर प्रधानमंत्री आयुष योजना रूरल, उसमें मैं प्रेम शुक्ला साहब से सवाल करता हूं, कितने मुसलमानों को आपने घर दे दिया बताइए? मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 0। क्यों नहीं दिया? कि मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, इस देश का शहरी नहीं है। अब बात नंबर 3, क्राइम के ऊपर उन्होंने बताया कि क्राइम रेट कम हो गया है। अरे प्रेम शुक्ला साहब, मोदी जी ने भी उस दिन कहा कि पहले सूरज ढलने के बाद कट्ठे निकलते थे, अब वो बंद हो गए। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन वारिस जी देखिए, दिन दहाड़े लोग बंदूक निकालते हैं, जैसे टेनी के बेटे ने बंदूक निकाल के मार दिया गोली, और जो एसआईटी का रिपोर्ट आया, जो बंदूक से गोली निकली वो भी टिन्नी के बेटे की थी। अब तो दिन दहाड़े लोग जाते हैं गाड़ी लेके और मासूम किसानों को और एक जर्नलिस्ट को मार डालते हैं कुचल के। अच्छा, तो दिन दहाड़े ये हो रहा है। और सुनिए, क्राइम का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, 1 बरस में 15 लोगों की हत्या हो गई पुलिस कस्टडी में 2020 से 21। 450 लोगों की हत्या हो गई जुडिशियल कस्टडी में 2020 और 21। ये क्यों हो रहा है? ये लेकिन वारिस पठान जी, ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी जो है ना मैडम, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के साथ तो असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े होते हैं। इतना बढ़ गया जब मुख्तार चुनाव हुए थे, अभी महापंचायत के जब चुनाव हुए थे। देखिए बहुत आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा, मैं दोनों को छोटे छोटे टिप्पणी का मौका देना चाहती हूँ, इसलिए वारिस जी बड़ा संक्षेप में ये बताइएगा, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के साथ असदुद्दीन ओवैसी फिर क्यों खड़े हो जाते हैं?
मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के साथ असदुद्दीन ओवैसी क्यों खड़े हो जाते हैं? मैं आपको बताता हूं लॉ लेक्सिकन क्या है। अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये लॉ लेक्सिकन है कोर्ट में। अतीक अहमद साहब को अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो जेल में, मगर वहीं पर उत्तर प्रदेश की असेंबली में आज भी 30% ऐसे लोग बैठे हैं जो एमएलए और मंत्री है योगी के, जिनके ऊपर बलात्कार का केस है, किडनैपिंग का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है, रॉबरी का केस है। तो ये सारे लोगों का आप क्या करेंगे मैडम, बताइए। वो तो वहां पे सत्ता के अंदर बैठ गए, जाके असेंबली के अंदर बैठे, जबकि हम तो बोल रहे हैं ना अगर कन्विक्शन है नहीं। देखिए इनके ओवैसी परिवार पर भी एक्सटॉर्शन का, भूमि कब्जा करने का, जो हत्या के प्रयास करने के केसेस हैं। तो अगर इनको इतना, तो AIMIM से पहले जो है ओवैसी परिवार को वारिस पठान हटा दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ज्ञात गुंडा है। दूसरी बात, हैदराबाद में एक हिंदू लड़के के पीछे मुस्लिम लड़की बैठकर मोटरसाइकिल पे जाती है। MIM के कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग करते हैं। हिंदू का अपराध क्या है? क्योंकि उसकी बाइक मोटरसाइकिल के पीछे एक मुस्लिम लड़की बैठ गई है। तो जो लोग नफरत का जहर इस तरह समाज में घोल रहे हो और हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मॉब लिंचर्स के सपोर्ट में खड़े हुए हो, वो निश्चित तौर पर शुक्ला जी और वारिस पठान जी, देखिए हम फिर बैठेंगे, फिर कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज कुरुक्षेत्र में मेरे पास समय बस इतना ही था। मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं 1 सेकंड भी और ऊपर नहीं जा सकती। प्रेम शुक्ला जी, वारिस पठान जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ये जनता है और जनता सब कुछ जानती है। उन्होंने वारिस पठान को भी सुन लिया और प्रेम शुक्ला को भी सुन लिया, जनता खुद तय करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।